अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो जब राइबोसोम को डिस्कस करते हैं तो राइबोसोम एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर मौजूद होती है। ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। अभी तक जितनी भी ऑर्गेनेलीज पढ़ी वो सारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड या फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। जस्ट लाइक जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स वगैरह ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं या क्लोरोप्लास्ट की करते हैं तो वो आपके पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मतलब इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए तो 60% इसके अंदर क्या है, राइबोसोमल आरएनए है, और 40% क्या प्रोटीन है। ये दो चीजें आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, एक राइबोसोम बनता है। और ये कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर बन रहा होता है। बाकी ऑर्गेनेल्स की निस्बत ये थोड़ा सा छोटा होता है। इसकी लोकेशन की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट में देखें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अगर रफ होगा तो वो क्यों रफ होता है, क्योंकि उसके ऊपर क्या मौजूद होते हैं, राइबोसोम। तो एक तो राइबोसोम है इसके साथ अटैच्ड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड। और बाकी क्या होते हैं, फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, मतलब दो जगहों पे है, या तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच्ड है या फिर क्या है, फ्री है। लेकिन अगर हम लोग प्रोकैरियोट की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट में तो होती नहीं है। तो इस वजह से जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नहीं होते। तो नहीं होंगे तो राइबोसोम कहाँ होंगे, फ्री। तो मतलब सारे के सारे राइबोसोम जो है वो फ्री होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती नहीं है प्रोकैरियोट्स में। इसके फंक्शन को देखें तो राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स, बहुत कॉमन लाइन है, ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। अब हर वो सेल जिसने जितनी ज्यादा प्रोटीन बनानी है उसके पास उतने ज्यादा राइबोसोम्स होने चाहिए। जैसे कि पेंक्रियाज के सेल्स हो गए, ब्रेन के सेल्स हो गए, इनके पास राइबोसोम बहुत सारे होते हैं। क्यों, क्योंकि पेंक्रियाज को क्या बनाना है, पेंक्रियाटिक जूस, या फिर जो है वो इसको बनाना है इंसुलिन या ग्लूकागोन, दोनों हार्मोन, ये दोनों प्रोटीन्स हैं। पेंक्रियाटिक जूस के अंदर भी बहुत सारे फूड डाइजेस्टिव प्रोटीन्स होती हैं, ट्रिप्सिन वगैरह, एमाइलेज वगैरह। पेंक्रियाटिक जो है वो एमाइलेज या फिर लाइपेज वगैरह। ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के अंदर भी जो है वो डिफरेंट तरह की प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं, जैसे कि डोपामीन, और ऐसी वेरियस प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होती हैं। अब ये राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं, तो ये न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका लार्जर पार्ट होता है, दूसरा इसका स्मॉलर पार्ट होता है। अब ये देखो, अगर ये फॉर एग्जांपल एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम सिंथेसाइज होगा। सिंथेसाइज होके ये कहाँ पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म में आ जाता है। कैसे निकलता है, थ्रू न्यूक्लियर पोर्स निकलता है। अब जो है ना वो ये काम कैसे करता है, तो ये काम ऐसे करता है कि सबसे पहले ना डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, जिसके बनने को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब जब मैसेंजर आरएनए बन जाए तो मैसेंजर आरएनए यहाँ से मूव कर जाता है, कहाँ मूव कर जाता है, साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में दो तरह के आरएनए होते हैं, एक होता है ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, ये लेकर आता है, किस चीज को लेकर आता है, ये इसका काम होता है टू ब्रिंग अमाइनो एसिड्स। कहां पर लेकर आता है, राइबोसोमल आरएनए के पास। और राइबोसोमल आरएनए के ऊपर क्या होती है, असेंबली होती है। मतलब यहाँ पे जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं, ट्रांसफर आरएनए जो है वो जो अमाइनो एसिड लेकर आया हुआ है वो जुड़ते हैं। तो मतलब टोटल वर्किंग को अगर समझा जाए तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर मैसेंजर आरएनए ने जो जो कोड लेकर आया कि भाई ये अमाइनो एसिड इकट्ठे करो, वो अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेकर आता रहता है। कहाँ पर लेकर आता है, राइबोसोमल आरएनए।
राइबोसोमल आरएनए के ऊपर ये इकट्ठे होते रहते हैं और क्या बनती रहती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती रहती है। अब मैंने कहा कि दो यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर यूनिट होता है, दूसरा स्मॉलर यूनिट होता है। तो जनरली ये एक दूसरे से अलग अलग ही होते हैं, दूर ही होते हैं। जैसी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये दोनों इकट्ठे होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस के बाद दोबारा एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब इसके दो यूनिट्स हैं, देखो जरा पहले यूनिट्स को समझते हैं। अगर एक प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट, तो इसका जो राइबोसोम है ना, इसका टोटल साइज होता है 70s। दो यूनिट होते हैं, 50s और 30s। इसी तरीके से यूकैरियोट की बात करें ना, तो इसका राइबोसोम होता है 80s, जो कि होता है 60s और 40s। आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ठीक है, माना बायो वाला का मैथ कमजोर होता है, लेकिन इतना कमजोर क्यों है? 50s बड़ा यूनिट है, लार्जर, 30s स्मॉलर यूनिट है, तो 50 और 30 तो फिर जो है वो 80 होते हैं। आप 70 क्यों लिख रहे हैं? इसी तरीके से यहाँ पे लार्जर यूनिट 60 है, स्मॉलर यूनिट 40 है, तो 60 और 40 तो 100 होते हैं, आप 80 क्यों लिख रहे हैं? तो बेटे एक चीज याद रखें, फॉर एग्जाम्पल ना हम लोग ड्रॉ करते हैं, इमेजिन कि ये एक मार्कर है और इस मार्कर का ये कैप है। अगर हम लोग एक काम करें, हम लोग इस कैप को यहां पर लेकर आए, इसके ऊपर लगाना नहीं है। ये 60s है, ये क्या है, 40s है। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोट की एग्जांपल की बात कर रहे हैं। देखो, अब ये वही मार्कर हम लोग दोबारा एक दफा ड्रॉ कर रहे हैं, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये 60s था, हम लोगों ने इस 40s वाले को क्लोज इसके साथ ना अटैच करवा दिया, 40s दोनों मिलकर अब तो 100 है। ओके, लेकिन अगर हम यही ढक्कन इसके ऊपर लगा लें, मार्कर को बंद कर लें, तो क्या करेंगे? देखो 60 और ये ढक्कन यहां तक आ जाएगा। देखो, पहले यहां से लेकर यहां तक इसका साइज था, बड़ा था। अब टोटल साइज थोड़ा सा कम हो गया, क्यों? क्योंकि 60s के ऊपर ओवरलैप कर गया ये 40s, तो टोटल मिलाकर साइज कितना रह गया? 80s रह गया। और ये साइज वैसे ना, दैट इज अ स्वेडबर्ग यूनिट। अब वो स्वेडबर्ग यूनिट आपको बताता हूँ। स्वेडबर्ग यूनिट नॉर्मली जो है ना, ये दैट इज अ सेडिमेंटेशन यूनिट। सेडिमेंटेशन यूनिट मतलब कितने इसके सेडिमेंट्स बन रहे हैं, मतलब कितना बैठ रहा है। लाइक हम लोग एक फॉर एग्जांपल एक ट्यूब ले लें, इसके अंदर हम लोग जो है वो तीनों चीजें डालें, मतलब क्या, दोनों का कंबाइंड, फिर जो है वो मतलब हम लोगों ने तीनों चीजें डाल दी। हम लोगों ने 80s कंबाइंड भी डाल दिया, 60s अलग भी डाल दिया, 40s भी डाल दिया। इस ट्यूब में डाल के ना उसको अच्छे से सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाना, लाइक फॉर एग्जांपल 10,000 राउंड्स पर मिनट, इतनी स्पीड से घुमाते हैं। जब स्पीड से घुमाते हैं ना, तो ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। जो जितना भारी होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो जितना हल्का होता है वो ऊपर आ जाता है। तो ये भारी जो था ना, वो नीचे बैठना शुरू हो गया, लेकिन जो दरमियान वाला था वो इधर आ गया, जो हल्का था वो सबसे ऊपर आ गया। तो जो भारी था उसको हम लोगों ने क्या कह दिया कि दैट इज 80s, ये क्या था 60s, ये 40s। अगर ये और ज्यादा नीचे बैठता तो फिर ये 100 होता। तो मीन्स हम लोग उसकी डेंसिटी के बेसिस के ऊपर उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोट वाला भी सेम इसी तरीके से ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि 70s टोटल है, 30s और 50s इसके दो सब यूनिट्स होते हैं। तो यहाँ पर बेटे आपका टॉपिक राइबोसोम कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिल सके।